हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेवल अप के बीपीएससी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू जो पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम उस सीरीज में। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के ऊपर आ गया है। अब तक हमने कुछ बेसिक फिलोसॉफिकल टॉपिक जैसे कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, सिटीजनशिप, नागरिकता डिस्कस किए। और हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया है। आज हम कुछ अराउंड 40-45 क्वेश्चन के साथ प्रेसिडेंट से जुड़ी कुछ प्रावधानों जो संविधान में लिखे हैं और उनके इलेक्शन, उनके ओथ, उनके अफर्मेशन, रिमूवल, इम्पीचमेंट इत्यादि संबंधी प्रावधानों के बारे में क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी होगी कैसे ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट और हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं इस सीरीज में। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? तो आप कई नाम से भारत के राष्ट्रपति को बुलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वही राष्ट्रपति इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय जो रक्षा सेवाएं है, डिफेंस फोर्सेस है, उनका कमांडर इन चीफ भी होता है। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कई नामों से बुलाते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, भारत के प्रथम नागरिक हैं। इसके अलावा जो राज्य है उसका एग्जीक्यूटिव हेड, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? राष्ट्रपति ही है। तो हमारे इस सवाल का जवाब है कि कार्यकारी प्रमुख कौन है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, या हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर है राष्ट्रपति। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री। तो ये दो अलग अलग पद है। वास्तविक जो हेड है एग्जीक्यूटिव का वो कौन है? वो प्रधानमंत्री। उसको हम क्या बोलते हैं? डी फैक्टो हेड। ठीक है, तो दो टर्म यूज होता है एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी जो संवैधानिक रूप से हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डी ज्योर, यानी कानूनी रूप से कौन हेड है हमारा? तो वो है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। और डी फैक्टो यानी वास्तविक रूप से जो शक्तियां किसके पास है निहित, वो है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन है? वो है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? वो है प्रेसिडेंट। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये अलग हमारे जो ये दोनों पद है उनको अलग अलग नाम से, अलग अलग संबोधन से भी बुलाया जा सकता है। ये सवाल बीपीएससी ने 2000 में पूछा है। ठीक है, आंसर है ए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं अनुपातीय प्रणाली, अनुपातीय प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मतदान और गुप्त बैलेट, गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट। ये प्रक्रिया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले क्या मतलब है इन सारे टर्म्स का। राइट, तो देखिए, सबसे पहले मैंने टर्म लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एकल हस्तांतरणीय मतदान जो ट्रांसफर हो सके, और सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। सबसे पहले आपको समझना होगा भारत में जितने भी चुनाव हैं वो दो तरीके से होते हैं। उन दो प्रणाली को एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और दूसरा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप एक मतदान देने गए और वहां पे 4 कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, ए बी सी और डी, और उस जगह पे टोटल 100 वोट पड़े। इनको मिलते हैं 30, इनको मिलते हैं 40, इनको मिलते हैं 20 और इनको मिलते हैं 10। तो आपके हिसाब से इसमें विनर कौन होगा? यहाँ पे जो ऑब्वियस विनर है वो है 40 नंबर, जिसको 40 मतदान मिले, यानी बी, दूसरे नंबर का व्यक्ति। लेकिन आपको ये देखना है कि विनर होने के बाद, विजेता होने के बाद भी जो बहुमत है वो इसके पास नहीं है, क्योंकि इसके पक्ष में 40 लोगों ने मतदान तो किया है लेकिन विपक्ष में कितने लोगों ने किया है? 60 लोगों ने।
यानी इस प्रणाली फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में जो एक दिक्कत है कि चाहे वो व्यक्ति जीत भी गया हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके पास वोटों का बहुमत नहीं होता है, जितने लोग उसके पक्ष में उससे ज्यादा विपक्ष में है। ये सिचुएशन और गंभीर हो जाती है जब कई जगह पे नोटा का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो देखा यह गया कि नोटा को जितने वोट मिले उतने किसी को नहीं मिले, फिर भी जो व्यक्ति सेकंड नंबर पे होगा वो जीत जाएगा। तो इस सिस्टम में ये खामी है। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये सिस्टम सबको समझ में आ सकता है, इसमें कोई गणना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एज ए वोटर वोट देने जाओगे तो आप अपना एक कैंडिडेट चुन लोगे या पार्टी चुन के वोट कर दोगे। समझने में और गणना के बेसिस पे ये बहुत आसान सिस्टम है। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो लोगों के पास लिटरेसी कम थी, 16, 17, 18% लिटरेसी वाले देश में कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मतदान कराना संभव नहीं था। इसलिए हमने सामान्य चुनाव, जो आम चुनाव होते हैं यानी विधानसभा के और लोकसभा के, उसमें ये प्रणाली चुन ली। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे पूर्ण बहुमत यानी मेजोरिटी चाहिए, तो एक परसेंटेज ऑफ वोट लाना होता है, तभी जो होंगे वो जीतेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की खासियत यह है कि अगर यहाँ पे आप एक फिक्स परसेंट वोट नहीं लाओगे, जिसको कि कोटा बोलते हैं, तो इलेक्टोरल कोटा अगर नहीं मिला है किसी को तो वो व्यक्ति नहीं जीतेगा, चाहे 3 बार काउंटिंग करानी पड़े या 4 बार काउंटिंग करानी पड़े। एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जीतेगा जब तक उसके पास आधे से कम एक ज्यादा 50% से एक ज्यादा हो। अब ये 50% का कोटा कैसे डिसाइड होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि टोटल जितने वोट पड़े हैं, टोटल वैलिड वोट जितने पड़े हैं, ठीक है, और जितने सीटों के लिए मतदान हो रहा है उसको, और वहां पे एक जोड़ देंगे, अब कुल का एक निकालेंगे। तो मान लीजिए टोटल वैलिड वोट, राष्ट्रपति के चुनाव के समय कितने सीटों के लिए मतदान हो रहा है, तो एक सीट, और उसमें एक जोड़ दिया और प्लस एक निकाल दिया, तो टोटल वोट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना आ गया, 50% प्लस 1। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50% किसी को लाना ही पड़ेगा, तभी वो डिक्लेयर होगा। अब एक सिचुएशन समझिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां पे कोई भी व्यक्ति, जैसे 4 लोग खड़े हैं, कैंडिडेट हैं ए बी सी और डी, 4 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के मतदान के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति के सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो वोटर होगा, जैसे मान लीजिए आप एक विधायक हैं, आपको वोट देने जाना है, तो आप जाके ये नहीं बोलेंगे हाँ मेरा वोट इसको जाता है, नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। आप जाएंगे वोट देने, हाँ 1 नंबर चॉइस मेरा ये है, 2 नंबर ये है, मेरा 3rd नंबर का प्रेफरेंस ये है, मेरा 4 नंबर का प्रेफरेंस ये है। तो एक प्रेफरेंशियल वोटिंग डाली जाती है राष्ट्रपति के मतदान में, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब एक कोटा लाना पड़ेगा। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब है, पहली बारी काउंटिंग हो गई तो देखा गया ए को फर्स्ट चॉइस कितने वोट मिले हैं, 100 वोट थे, तो ए को फर्स्ट चॉइस पे कितने वोट, कितने लोगों ने ए को अपना फर्स्ट चॉइस माना है, 40 हैं। बी को फर्स्ट चॉइस मानने वाले कितने हैं, 20 हैं। सी को फर्स्ट चॉइस मानने वाले कितने हैं, 18 हैं। और डी को फर्स्ट चॉइस मानने वाले कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। और इसको हम 22 बना देते हैं, तब हमारा 100 हो जाएगा, 100 है। तो इतने लोगों ने हैं, 100 लोगों ने वोट किया और ये सिंबल में आए। तो ए को 40 लोगों ने अपना फर्स्ट चॉइस माना है, बी को 20 लोगों ने अपना फर्स्ट चॉइस माना है, सी को 18 लोगों ने माना है। अब यहाँ पे आप देखिए जीतने के लिए कितना चाहिए था, कम से कम 50 + 1 यानी 51 वोट चाहिए था। क्या 51 किसी को आया, नहीं आया, तो कौन जीतेगा, ये वोट तो लाना जरूरी है, तो कोई नहीं जीतेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्शन हो गया और कोई ना जीते। तो इसके लिए एक प्रक्रिया निकाली। पहली राउंड की काउंटिंग के बाद ये देखा गया कि किसी के पास बहुमत नहीं आया है, कोई भी 51 वोट लेकिन नहीं आया है। तो जो सबसे कम वोट लाया है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, सी को रेस से हमने बाहर कर दिया। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने सी को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है, उन्होंने अपना दूसरा प्रेफरेंस सी को तो नहीं दिया होगा, या तो ए को दिया होगा या बी को दिया होगा या डी को दिया होगा दूसरा प्रेफरेंस। तो अब देखिए इन 18 लोगों में से मान लीजिए 12 लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस जो है ए को दिया है, क्योंकि पहला वो ऑलरेडी सी को दे चुके हैं, पहला वो दूसरे बार किसी और को नहीं दे सकते। तो सी को अब रेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा इन 18 बैलेट बॉक्स में 12 लोगों ने ए को अपना सेकंड चॉइस माना है, 4 लोगों ने बी को अपना सेकंड चॉइस माना है और 2 लोगों ने डी को अपना सेकंड चॉइस माना है। यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिए।
ये फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में हमने देखा कि 40 लोगों ने ए को फर्स्ट चॉइस माना है, बी को 20 लोगों ने फर्स्ट चॉइस माना है, सी को 18 लोगों ने फर्स्ट चॉइस माना है और डी को 22 लोगों ने फर्स्ट चॉइस माना है। तो जो सबसे कम है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम। सबसे कम कौन है? 18 है। अब 18 लोगों ने ए को अपना प्रथम चॉइस फर्स्ट चॉइस माना था। जब सी को अपना फर्स्ट चॉइस माना था, माफ करिए, जब सी को अपना फर्स्ट चॉइस माना था तो सेकंड चॉइस या तो वो ए को मानेंगे या बी को मानेंगे या डी को मानेंगे। अब जो सेकंड चॉइस वोट है इन लोगों में, बचे हुए लोगों में ऐड कर दी जाएगी। तो 12, 4 और 2, अब देखिए कितना हो गया? 52। सेकंड राउंड में एक व्यक्ति है जिसको आ गया तो वो जीत जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, अनुपातीय प्रणाली में प्रॉपर लाना था कोटा, और वोट तो किया एक बार, लेकिन वो वोट अगर किसी को मेजोरिटी नहीं आई तो इसके वोट दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति है, वोटर है, वो वोट एक बार करता है लेकिन उसका वोट ट्रांसफर होने के योग्य होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। गुप्त मतदान सिंपल है, जब आप किसी को वोट डालते हैं वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है कि आपने किसको वोट डाला है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है। अब देखिए, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, अब फिर भी आपको करना है तो अब देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम डायरेक्टली, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। डायरेक्ट कौन चुनता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाके फिर से दोबारा वोट करते हैं, यानी लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। डायरेक्ट तब होता है जब जनता डायरेक्ट किसी को चुनती है। तो प्रत्यक्ष नहीं है, क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, अनुपातीय वोट प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओपन बैलेट सिस्टम नहीं, क्या है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, ये एक से ज्यादा। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे मैंने ई ऑप्शन डाला है, क्योंकि ये भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। एकल हस्तांतरणीय भी होता है और अनुपातीय प्रणाली भी होता है। तो आपको सही क्या जानना है कि एकल हस्तांतरणीय वोट, अनुपातीय प्रणाली और सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आंसर इसका आप ई लेके चलिएगा। ये आंसर की जो पुराना उन्होंने दिया था वो डिस्प्यूटेड था, आप इसका आंसर ई लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दोनों ही सम्मिलित है इसमें। तो आप दोनों में से किसी एक को चुन नहीं सकते, तो बी और सी दोनों होगा, यानी ई हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? कितने लोग मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? प्रक्रिया तो मैंने बता दिया। अब देखिए कौन लोग होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। हम जनता तो डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं जो लोग वोटर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैसे व्यक्ति जिसको जनता ने इलेक्ट किया हुआ है, जो इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा के और राज्यसभा के। जो राज्यसभा और लोकसभा में नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे, वो नहीं आएंगे। और इलेक्टेड एमएलए कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली से। यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, नहीं पार्टिसिपेट करते। लॉजिक ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हर स्टेट में नहीं है। अगर आप 6 स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्लूड करते हैं तो ये बाकियों के साथ अनफेयरनेस हो जाएगा, इक्वलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ एमपी जो इलेक्टेड हैं लोकसभा राज्यसभा के, एमएलए जो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो या विधान परिषद के हो, नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कई बार सवाल में यह आ जाए कि राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट यानी हटाने में कौन से लोग भागीदार होते हैं। तो जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात आती है, तो कितने लोग उस प्रक्रिया में मतदान करते हैं? एमपीज, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। हटाने के समय नॉमिनेटेड वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं, चयन करते समय, इलेक्शन के समय नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब कभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए एमपीज ऑफ लोकसभा बोथ एंड एमपीज ऑफ राज्यसभा, सिर्फ एमपीज ही वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वहां पे एमएलए का कोई योगदान रोल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य,
राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें क्या है, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस कंप्लीट जो आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर है आपके पास डी। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? आपको ढूंढना है कौन नहीं है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, ये दोनों होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज ये होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, ये लोग नहीं होते हैं। आंसर इसका भी है डी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने के लिए कितनी संख्या न्यूनतम जो है वो चाहिए? तो अब देखिए, राष्ट्रपति कौन बन सकता है? पहला सवाल तो यह है, क्या एलिजिबिलिटी है? तो वैसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र का हो, और कुछ क्वालिफिकेशन है, जो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का एमपी बनने के योग्य होना चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन कोई रखता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन की चुनाव का पर्चा भरने जाता है तो उसको अपने साथ कुछ समर्थक ले जाने होते हैं। 50 प्रोपोजर और 50 सेकेंडर्स होते हैं, तो ऐसे 100 लोग इकट्ठा करके ले जाने होते हैं। तो उत्तर जो है यहाँ पे 50 है, इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर आपका ई होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और वह संसद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो आप देखिए, पहले में एक दिक्कत है, अगर ये सिर्फ बोलता भारत का नागरिक होना चाहिए तो इतना स्टेटमेंट ट्रू था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जन्म से। जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक जन्म से हो, कैसे भी भारत का नागरिक हो, बस भारत का नागरिक हो वो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सही बात है। वो संसद सदस्य, देखिए संसद में दोनों सदन आ जाएंगे। यहाँ पे जो है वो क्या लिखा है, लोकसभा, वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो कथन कौन सा सही है? केवल 2 सही है, थर्ड वाला भी गलत है। राष्ट्रपति आज से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है किस दिन से? जिस दिन वो चुना गया है, या जिस दिन का संसद निर्धारण करती है, जिससे अपने वो कार्यालय में प्रवेश करता है या उसको धारण करता है, या जिसका निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 5 साल होता है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन वो 5 साल की काउंटिंग किस दिन से होती है? तो उत्तर है जिस दिन वो ऑफिस एंटर करते हैं, पहली बार अपना कार्यभार ऑफिस का संभालते हैं। आंसर है सी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 38 बीपीएससी 1992 का क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो इसका उल्लेख कहाँ किया जा सकता है? इसकी सुनवाई कौन कर सकता है? इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू। तो इलेक्शन से संबंधित आपको 2 जानकारी देता हूं। अगर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई संबंधित विवाद है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हल किया जाएगा। एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता हमारे देश में, एमपी में से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो एमपी और एमएलए के चुनाव का कोई संबंधित विवाद है तो वो हाई कोर्ट में चुना जा सकता है, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट स्टेट के हाई कोर्ट में। तो यहाँ आंसर होगा सी, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधित डिस्प्यूट का निवारण चुनाव भारत का सर्वोच्च न्यायालय करती है। सी। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकते हैं, किसे दे सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के प्रधानमंत्री। तो जब राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है तो उपराष्ट्रपति को लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति को देना हो सकता है तो राष्ट्रपति को लिख देते हैं। तो जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आंसर है बी। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संसद भवन के द्वारा। तो संसद के दोनों सदन के सदस्य 2/3 बहुमत से जब एक प्रस्ताव पारित करते हैं, और सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन अगर पाया जाता है राष्ट्रपति ने किया है, तो एक प्रस्ताव पारित करना होता है संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत के साथ, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बाकी राष्ट्रपति को अपने पद से कोई भी पदस्थ नहीं कर सकता, हटा
नहीं कर सकता। तो यानी आंसर है इसका डी। 2 बार बीपीएससी ने पूछा है, 1994 और 2005 दोनों में। आंसर है डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता? तो ये जो हटाने की प्रक्रिया थी, आप देखिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट बोलते हैं। वो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ दिया है? डी यानी अनुच्छेद 61 में दिया है। और उसमें पूरा दिया गया है कि राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो कम से कम उसको पहले 14 दिन का नोटिस देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव आया है, हम चलाने जा रहे हैं संसद भवन में। फिर संसद भवन उठाएगी, पास करेगी, अगले हाउस में जाएगा वो, वहां पे एक कमेटी बनाई जाएगी जहां पे राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उस कमेटी का निर्णय आएगा, फिर दूसरे सदन में वोटिंग होगी। दोनों सदनों से अगर 2/3 के साथ पास हुआ है तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की शक्ति है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, कोई नहीं। तो संसद के दोनों सदन, दोनों में से किसी, या तो लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है या राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन संसद में ही शुरू किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देने की जरूरत है? अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो कितने दिनों की पूर्व सूचना देने की जरूरत है? तो कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट हम महाभियोग लाने जा रहे हैं। आंसर है आपका बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। तो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी लेजिस्लेचर का भी इसमें रोल है। और जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका संसद जो काम करती है उसमें एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठाती है जो सुनवाई करता है। तो जहां भी सुनवाई का एंगल आ गया वो क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो गया। आंसर है ए। क्वासी जुडिशियल इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग है, वो एक क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाने के कारण उनके ऑफिस में वैकेंसी हो जाएगी, और उस वैकेंसी के समय कौन चार्ज लेता है? तो वाइस प्रेसिडेंट चार्ज लेता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अगला उपाय क्या है कि चुनाव ही कराना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति के ऑफिस में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति। सवाल ये पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उनको इम्पीच कर दिया तो वैकेंसी परमानेंट हो गई। अब उसको कितने दिनों के अंदर भरा जाए? तो 6 महीना, जिस दिन से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है उसके 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा के नया राष्ट्रपति चुनना, ये एक संवैधानिक जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। उत्तर है आपका डी यानी 6 महीना। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों एक साथ रिक्त है तो उस कार्यालय की भरपाई कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत रहेगा? तो प्रावधान है भारत के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर है आपका बी। देखिए ये जो प्रावधान है ये संविधान में तो नहीं लिखा है। अब ऐसा ही हालात हमारे देश में एक बार हो गया था जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई 1969 में, और उस समय जो वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में आए। लेकिन अब 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना है तो वीवी गिरी जी चले गए राष्ट्रपति का चुनाव कंटेस्ट करने। उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी खाली था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऑफिस दोनों एक साथ खाली हो गए। तब संसद भवन ने एक एक्ट अधिनियम बनाया, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969, और उसमें स्पष्ट रूप से ये बोल दिया गया है कि जब दोनों ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ऑफिस एक साथ खाली हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे और वो भूमिका निभाएंगे। अगर वो भी नहीं है, उनका भी ऑफिस खाली है, तो जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो पदभार संभालेगा। तो सीनियर मोस्ट जज, एक ही बार में कोई ना कोई तो होगा सीनियर मोस्ट अवेलेबल। एक भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियर मोस्ट खाली ही होगा कोई ना कोई, राइट। तो इन केस ऑफ जब दोनों नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ये 2008 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर है आपका बी। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है? मैंने आपको बताया हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है। संवैधानिक रूप से जो हेड है वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो सारी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है केंद्र सरकार की वो किसको दी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। आंसर है ए।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित करता है? मतलब पिछला जो था वो प्रोविजन था, अब ये पूछ रहा है वैसा किस अनुच्छेद में लिखा है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी है, 51A में मौलिक कर्तव्य है। 52 जो है वो क्या कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रपति होना जरूरी है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के होना को एक जरूरियात चीज बना देता है संविधान के अंदर। और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो 52 में है बनाया गया पद एक, उसके अंदर सारी कार्यकारी शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र की जो सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। और राष्ट्रपति या तो खुद स्वयं या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू उनका डिस्चार्ज कराएगा। तो आर्टिकल 53 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शैल एक्सरसाइज ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। या तो राष्ट्रपति उन शक्तियों का निर्वहन स्वयं करेंगे या फिर उन शक्तियों का निर्वहन करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को नियुक्त करके उनके द्वारा करा सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 53 में दिया गया है। आंसर है आपका सी। भारत के राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा है। संसद का हिस्सा और संसद में बैठता है, संसद में मतदान कर सकते हैं। देखिए वो संसद का हिस्सा तो है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, तो संसद का हिस्सा है। पहला उत्तर तो गलत है, पहला ऑप्शन। संसद का हिस्सा है ये सही है, सेकंड। संसद का हिस्सा है और सदन में बैठता भी है, ये फॉल्स है। संसद का हिस्सा है लेकिन सदन की कार्यवाही में बैठते नहीं है, कभी कभी सिर्फ संबोधन करने आते हैं। संसद में मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतदान सिर्फ वही कर सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के हो। राष्ट्रपति हालांकि संसद का हिस्सा है लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते। आंसर है आपका बी। बीपीएससी ने 2018 में पूछा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? यहाँ पे आपको 42वां और 44वां दोनों संशोधन समझना होगा। तो कहानी यह है कि राष्ट्रपति हैं, उनके पास सारी शक्तियां संवैधानिक रूप से तो हैं, लेकिन 42वें संशोधन में स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो उपयोग है सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद, जिसका लीडर मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसके सुझाव पे ही करेंगे। राष्ट्रपति कोई ऐसा काम नहीं करेंगे बिना प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सुझाव से। हालांकि ये एक था कि प्रेसिडेंट को रबर स्टंप बनाने वाली बात हो गई थी। अभी भी कहानी लगभग वैसे ही है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें कुछ छूट दी, कुछ रियायत दी। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, उनको उन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सुझाव के आधार पर करना है। हालांकि अगर वो सुझाव से सहमत नहीं है तो पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके उस सुझाव को भेजती है तो वो राष्ट्रपति के लिए मान्य करना होगा। ऐसा प्रावधान 44वें संवैधानिक संशोधन से आया था। उत्तर है आपका डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है? आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था संयुक्त सत्र के जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में दिए गए हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती है किसी भी बिल पर निर्णय लेने के लिए, और वैसा सत्र बुलाने की जो क्षमता है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति कैन समन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उस शक्ति का प्रयोग किया जो संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो है? पॉकेट वीटो क्या होता है? अब देखिए, कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो या तो राष्ट्रपति उसको साइन कर दें, वो कानून बन जाएगा, या फिर उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे, इसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, या फिर उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे, इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, या फिर राष्ट्रपति उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और राष्ट्रपति होने की हैसियत से किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि पूछ सके कि आप इस बिल पे एक्शन कब तक ले। जब तक वो चाहे अपने पॉकेट में उस बिल को दबा के रख सकते हैं। इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है। हमारे इतिहास में यूज हुआ है, कभी न कभी तो यूज हुआ ही है, बट बहुत रेयरली यूज होता है। ऐसा ही एक वाकया था जब 1986 में पोस्टल अमेंडमेंट बिल, एक पोस्टल एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल आया था, जिसके अंदर ये लिखा था कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी के भी लेटर्स को वो खोल के पढ़ सकती है। तो राष्ट्रपति उस समय ज्ञानी जैल सिंह, उनको लगा, उत्तर इसके ज्ञानी जैल सिंह, तो उनको लगा कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, लोगों की निजता और प्राइवेसी में खलल डालना हो जाएगा। तो उन्होंने उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया। बिल जब दूसरी राष्ट्रपति आए तब तक वो बिल लैप्स कर गया था, सरकार ने दोबारा पेश नहीं किया। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने के लिए जो फेमस राष्ट्रपति हैं वो कौन है? यानी जैल सिंह है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया है? अध्यादेश प्रख्यापित, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने का अधिकार दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस? 356। देखिए 356 जो है वो ऑर्डिनेंस का नहीं है, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला है, प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अनुच्छेद 200 है, ये गवर्नर से संबंधित है, तो ये नहीं है। इसका उत्तर डी यानी अनुच्छेद 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी अध्यादेश की शक्ति है। अध्यादेश इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश क्योंकि अभी देखोगे 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसके बाद दिल्ली सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जो काफी विवादित था। तो करंट अफेयर्स होने के कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑर्डिनेंस के बारे में जानना। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 123 में दी गई है और ऐसे ही शक्ति गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास 213 अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, आंसर है इसका डी। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आदेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने अवधि के अंदर पास होना चाहिए? अब प्रक्रिया ये कहती है, एक बार मैं आपको ऑर्डिनेंस समझा ही देता हूं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कानून है जिसको पहली बार राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। सामान्यतः कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद की होती है, लेकिन कई समय ऐसा हो कि संसद सत्र में ना हो, तो वैसे इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति को डील करने के लिए राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने का क्या प्रावधान है? जो अनुच्छेद 123 में दिया गया है, प्रेसिडेंट सबसे पहले ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब ये कब कर सकते हैं? जब कोई भी एक सदन सत्र में नहीं हो, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक सदन में नहीं हो। अगर दोनों ही होगी सदन में, सत्र में होगी, दोनों सदन अगर सत्र में होगी, बोथ द हाउस आर इन सेशन, देन प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट। अगर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे सत्र में है तो कानून बनाइए आप, राष्ट्रपति से अध्यादेश की क्यों जरूरत है? अगर दोनों में से एक नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन बोथ आर इन सेशन, तो जब दोनों में से एक भी नहीं है, चाहे लोकसभा नहीं हो या राज्यसभा नहीं हो या दोनों नहीं हो, उस समय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अध्यादेश जारी करे। तो अध्यादेश जारी कर देंगे और वो प्रभावी उसी दिन से होगा जिस दिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन रख दी संविधान ने कि चूंकि दोनों समय से एक सदन सदस्य जो सदन है वो सत्र में नहीं था, जब दोनों ही इकट्ठे मिलेंगे, मान के एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको, एक 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि एक लोकसभा जो थी वो अपने सत्र में नहीं थी और 30 जनवरी को लोकसभा जो है वो सत्र में आ गई, सेशन में आ गई। राज्यसभा पहले से ही सेशन में चल रही है, तो 30 जनवरी वैसा दिन है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ सत्र में आई है। यहां से 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस को वहां पे रखना होता है संसद के सामने। तो 6 वीक वो समय है जिसके भीतर ऑर्डिनेंस को पास हो जाना चाहिए संसद से, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। और वो 6 वीक कब काउंट होगा? जब दोनों हाउस इकट्ठे मिल रहे हो, इकट्ठे जब दोनों हाउस की सेशन चल रही हो, तब उससे 6 वीक का टाइम लिया जाएगा। ठीक है, संविधान ये भी परमिशन देता है कि एक सदन के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। तो ये मान लीजिए एक को सदन जो है लोकसभा वो सत्र से बाहर गई थी, तो अधिकतम कब तक रह सकती है? 1 जून तक, यानी 6 महीने। तो इस हिसाब से देखें तो 6 महीने तक और 6 हफ्ते तक टाइम मिलता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑर्डिनेंस का कितना है जिसके पार्लियामेंट के सामने रखे बिना भी काम चल सकता है? तो मैक्सिमम है वो 6 महीने प्लस 6 वीक। लेकिन सवाल में आपके पूछ रहा है कि जब दोनों सदन मिल गए तो कितने दिन का टाइम मिलेगा? तब 6 वीक का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम कितना है? 6 वीक प्लस 6 मंथ, क्योंकि 2 सत्रों के बीच का गैप 6 महीना हो सकता है। लेकिन संविधान यही बोलता है कि जिस दिन दोनों मिल गए, चाहे वो 4 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 1 महीने में मिले, जिस दिन दोनों इकट्ठे सत्र में रहेंगे उससे 6 हफ्ते का टाइम उसके अंदर
पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, 6 सप्ताह इसका उत्तर होगा बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है? जब किसी लॉ के इशू पे या किसी पॉलिसी के इशू पे विवाद हो, राष्ट्रपति के पास क्लैरिटी ना हो कि जजों की नियुक्ति कैसे हो या कुछ भी, तो अनुच्छेद 143 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सुझाव मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं, कंसल्टेशन मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 यानी आंसर है सी, 143, अनुच्छेद 143। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो जिनको भी वोट मिलेगा वही उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो आंसर है ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? क्षमा देने का अधिकार है अनुच्छेद 72 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, आपातकाल की घोषणा करना और अध्यादेश पारित करना। 1996 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सारे पावर्स हैं। पार्डन करने का है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का है, ऑर्डिनेंस जारी करने का है। सुप्रीम कोर्ट को जज है, उसको हटाने का जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट हटाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में खुशी के मतलब राष्ट्रपति के प्लेजर के सिद्धांत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है जो संविधान में यूज किया जाता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट कुछ भी करे। तो ये जो सिद्धांत है कब यूज किया जाता है? जब किसी को हटाने की बात आए, अपने पद से हटाने की बात आए। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है आईएएस, तो उसका टेन्योर क्या होता है? एक तो रिटायरमेंट एज, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसे हटा सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं कि उसको एक इंक्वायरी के बाद ही हटाया जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत है वो कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 310 कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज या मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगी, राष्ट्रपति की खुशी और इच्छा के हिसाब से। तो इच्छा का सिद्धांत जो है वो कहाँ है? 310 अनुच्छेद में मेंशन्ड है। क्षमा देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है या राजनयिक शक्ति है, डिप्लोमेटिक पावर है? तो एक तरह की न्यायिक शक्ति है, किसी को भी मिली हुई सजा से बरी कर देना, क्षमा दे देना, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में से एक है। उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति नहीं है? विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से क्या नहीं कर सकते? साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो ए, सी और डी ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर हैं। कभी न कभी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि किसी को बहुमत नहीं है तो वो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी का नेता हो, और उसको बोलेंगे कि अपना बहुमत सदन के सामने सिद्ध करो। जब देखा कि कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है तो सदन लोकसभा को भंग करके नई चुनाव की घोषणा करवा सकते हैं। साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद भवन के पास भेज सकते हैं। लेकिन जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, या तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस पे उनको पास कोई पुनर्विचार करने के लिए सस्पेंसिव वेटो नहीं अवेलेबल है। तो उत्तर है आपका बी। कौन से ऐसे व्यक्ति है जो उसने भारत के राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? कंप्लीट की कार्यकाल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बन गए, तो वाइस प्रेसिडेंट के समय जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई तो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे और दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए। तो ऐसे 2 कार्यकाल नहीं काउंट करना है, पूरे 5 साल वाले 2 कार्यकाल काम करना है। देखिए, कई बार ये होता है कि कुछ लोग ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान है नहीं। ये बात तो फैक्चुअली अलग है कि कोई आज तक तीसरी बार राष्ट्रपति बना नहीं है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई अगर चुनाव जीतता है तो 2, 3, 4 कितनी बार भी बन सकता है, चाहे कम से कम अगर 35 साल का है, 35 साल में चुनाव जीत जाता है तो 40, 45 कितने साल तक भी बन सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेरिका में ये रिस्ट्रिक्शन है।
अमेरिका में 2 बार के लिए ही कोई राष्ट्रपति बन सकता, उसके आगे नहीं बन सकता। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 2 बार से ज्यादा कोई बना ही नहीं। और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिन्होंने 2 कार्यकाल कंप्लीट किए हैं, वो है राजेंद्र बाबू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहां से थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे ये आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद, और आपको ये भी पता होगा कि वो बिहार के थे। तो उत्तर है आपका बिहार। बीपीएससी ने इसको 2-2 बारी सेम सवाल को पूछा है, तो बिहार से थे। निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो अजीब सी कहानी है। 1969 वाली, जब मैंने आपको वीवी गिरी वाली बातें बताई थी कि उस समय वो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यकाल संभाले। उसी समय की कहानी ये भी है कि जब वीवी गिरी कंटेस्ट करने गए इलेक्शन, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पर्चा भरा था और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, नीलम संजीव रेड्डी थे, और वो वाला इलेक्शन राष्ट्रपति का वो हार गए। लेकिन जब दोबारा से इलेक्शन होता है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी और नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया गया, उनकी अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो अनअपोज्ड, निर्विरोध वो राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया है? अगेन आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये कहानी उसी समय की है जब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने पर्चा भरा, राष्ट्रपति का इलेक्शन करने चले गए। जाकिर हुसैन की पहले मृत्यु हो गई थी, दोनों ऑफिस एक साथ खाली हो गया, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। आंसर है बी। भारत गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में सुश्री प्रतिभा पाटिल की क्रम संख्या क्या है? पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाले भी प्रतिभा पाटिल ही हैं। बीपीएससी ने 2008 में पूछा है और ये उत्तर है सी, यानी 12वीं राष्ट्रपति थी। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक निम्नलिखित के बाद अधिनियम बन जाता है। तो बिल से कानून बनने की जो जर्नी है, बिल से एक्ट बनने की जो जर्नी है, वो कब एक्ट बनेगा? जब उस पे दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी हो, प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया हो और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संघ संसद की क्षमता के भीतर घोषित कर दिया हो। ये बाद की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी। तो राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है तो वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। बीपीएससी ने 2008 में पूछा है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? कौन बिहार का राज्यपाल रह? चूंकि बीपीएससी है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछेगी। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार उन्होंने पूछा है। अब देखिए, इसमें बिहार का राज्यपाल रहने वाला आपको देखना पड़ा। राजेंद्र बाबू बिहार से रहने वाले थे, लेकिन पहली बार में ही वो राष्ट्रपति बन गए, तो वो बिहार के राज्यपाल नहीं थे। जाकिर हुसैन 1950s में 54 के अराउंड वो बिहार के राज्यपाल थे, फिर भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर भारत के प्रेसिडेंट भी बने। तो एक तो जाकिर हुसैन है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में जानते होंगे, 2015 से 17 बिहार के गवर्नर के रूप में थे, तो ये भी हैं। ये दोनों हैं। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बिहार के राज्यपाल जो कि बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने थे। आंसर है इसका ई। आंसर है ई। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो संवैधानिक शक्ति है वो किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी टेरिटरी एज द शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया किसके अंदर आता है? तो अनुसूची 5 यानी शेड्यूल 5 के अंदर किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास है। तो इतना हमने डिस्कस किया राष्ट्रपति के पद के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नर का, और फिर एक लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारी कार्यपालिका वाली खत्म हो जाएगी।
तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आपका पॉलिटी हम रिवाइज करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू। तो और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो इसका, तो टेलीग्राम चैनल आपको पता है, वहाँ से डाउनलोड करना है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, पेपर नज़दीक आ रहा है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कोशिश भी यही है कि जितनी जल्दी और इफेक्टिव तरीके से कम समय में रिवीजन हो सके, तो आपको रिवीजन करा दी जाए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू लेवल अप।